नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो काफ़ी दुखद है और हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई भी सामने लाती है। जी। राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले का लालास गांव, ये नाम हाल में खबरों में था। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। हुआ ये कि 20 अगस्त की रात संगीता, ये हमने नाम बदल दिया है, एक विवाहिता थी। उनका शव उनके ससुराल के खेत में मिला। खेत में? हाँ, एक खेजड़ी के पेड़ से लटका हुआ। ओह! ये तो सुनते ही बहुत अजीब और परेशान करने वाली बात लगती है। मतलब परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि शक पैदा होता है। बिल्कुल, शक पैदा होता है और कई गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। इसीलिए आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक समाचार रिपोर्ट है जो इस संदिग्ध मौत और इसके पीछे जो दहेज प्रताड़ना के आरोप लगे हैं, उन पर आधारित है। ठीक है। तो हमारा मकसद ये समझना है कि इस रिपोर्ट में क्या तथ्य दिए गए हैं, आरोप क्या है और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। सही है। तो मुख्य पात्र कौन है इसमें? पीड़िता संगीता जैसा आपने बताया? हाँ, और मुख्य आरोपी उनके पति सुभाष। घटना लालास गांव की 20 अगस्त की रात की। ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद जो पहली शिकायत दर्ज हुई वहां से? हाँ, सही रहेगा। मृतका के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनके मुताबिक संगीता की शादी सुभाष से 2019 में हुई थी। 4 साल पहले लगभग। हाँ, और आरोप ये है कि शादी के कुछ ही वक्त बाद से पति सुभाष, फिर ससुर गोपाल राम, सास संतोष देवी और जिठानी सरिता, यानी पूरा ससुराल पक्ष? हाँ, करीब करीब ये सब लोग मिलकर लगातार दहेज की मांग कर रहे थे। अच्छा, मांग क्या थी? कुछ खास चीज या रकम का जिक्र है? रिपोर्ट में साफ लिखा है 5 लाख रुपए नकद और एक 4 व्हीलर गाड़ी। 5 लाख और गाड़ी? जी। और भाई का कहना है कि ये मांग चलती ही रही और जब पूरी नहीं हुई तो संगीता को तंग किया जाने लगा, प्रताड़ित किया जाता था। ये जो लगातार प्रताड़ना की बात है ना, ये कानूनी तौर पर बहुत अहम हो जाती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि भारतीय कानून जैसे दहेज निषेध अधिनियम है 1961 का और आईपीसी की धारा 458A, ये दहेज की मांग और उससे जुड़ी क्रूरता क्रूएल्टी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। क्रूरता मतलब मारपीट? सिर्फ मारपीट नहीं, अक्सर ये एक धीमी प्रक्रिया होती है। छोटी छोटी बातों से, तानों से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे मानसिक और फिर शारीरिक क्रूरता तक पहुंच जाती है। ये सिर्फ पैसे या सामान की लड़ाई नहीं रहती फिर। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। हाँ, ये महिला के आत्मसम्मान पर, उसकी गरिमा पर हमला बन जाता है। उसके वजूद पर सवाल उठाने जैसा हो जाता है। और इसी प्रताड़ना के मामले में रिपोर्ट में पति सुभाष के खिलाफ कुछ और भी ज्यादा गंभीर आरोप हैं। जैसे कि बताया गया है कि सुभाष दिल्ली पुलिस में काम करते हैं। ओ, दिल्ली पुलिस में? ये तो मामले में एक और एंगल जोड़ देता है। हाँ, आरोप है कि वो अपनी नौकरी का रौब दिखाते थे संगीता पर। उनके साथ गाली गलौज करना और यहाँ तक कि मारपीट करना। मारपीट भी? जी, रिपोर्ट में यही लिखा है। और बात यही नहीं रुकी। ये भी आरोप है कि जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो सुभाष ने संगीता को जान से मारने की धमकी दी। जान से मारने की धमकी? हाँ, और ये भी कहा कि वो दूसरी शादी कर लेंगे। देखिए, यहाँ वो शक्ति असंतुलन, जिसे अंग्रेजी में पावर डायनेमिक्स कहते हैं, वो साफ दिखता है। कैसे? जब एक पक्ष, खासकर पति, किसी अधिकार वाली स्थिति में होता है, जैसे यहाँ पुलिस में होना, तो ये स्थिति को कई तरह से गंभीर बना सकता है। हाँ, ये तो है। एक तो जैसा आरोप है, पद का रौब दिखाना, धमकाना आसान हो जाता है। सही कहा। दूसरा, पीड़ित के मन में भी ये डर बैठ सकता है कि भाई मेरी कौन सुनेगा, ये तो पुलिस में है, अपने असर का इस्तेमाल कर लेगा। जी, ये डर तो स्वाभाविक है। और सोचिए, जान से मारने या दूसरी शादी की धमकी एक आम आदमी दे और एक पुलिस वाला दे, तो उसका वजन और डर कहीं ज्यादा महसूस हो सकता है। ये लगातार एक मानसिक दबाव बनाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, जब ये शिकायत दर्ज हुई तो पुलिस ने क्या किया? उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही? रिपोर्ट के मुताबिक तो पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत कार्रवाई की। जी, जो कि बहुत जरूरी है ऐसे मामलों में। जी, रिपोर्ट में लिखा है कि जिला पुलिस अधीक्षक है ऋचा तोमर, उन्होंने फौरन इसका संज्ञान लिया। अच्छा, एसपी ने खुद? हाँ, और उनके निर्देशन में फिर एडिशनल एसपी नेमीचंद खारिया और वृत्ताधिकारी यानी सीओ अरविंद विश्वई के नेतृत्व में जांच शुरू हुई। ठीक है। और जांच का जिम्मा सौंपा गया है पुलिस उपाधीक्षक डेप्यूटी एसपी अरविंद विश्वई को। तो सीनियर ऑफिसर सीधे निगरानी रख रहे हैं। ये दिखाता है कि प्रशासन मामले को गंभीरता से ले रहा है। अक्सर इससे जांच की दिशा सही रहती है। और पुलिस ने सिर्फ जांच शुरू नहीं की, एक्शन भी लिया है। क्या एक्शन?
जो मुख्य आरोपी पति है सुभाष, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कर लिया? अच्छा। हाँ, गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया है पूछताछ के लिए। ये गिरफ्तारी किस धारा के तहत हुई है, इसका कुछ जिक्र है? हाँ, रिपोर्ट में बताया गया है कि गिरफ्तारी आईपीसी की धारा 304 बी के तहत हुई है। 304 बी यानी दहेज मृत्यु या डाउरी डेथ। दहेज मृत्यु। जी, इस धारा का लगना ही मामले की गंभीरता बता जाता है। ये सामान्य हत्या या आत्महत्या के केस से अलग है, इसके मायने भी अलग हैं। ये धारा 304 बी क्या है, मतलब आम लोगों को समझने के लिए ये क्यों इतनी अहम है और कब लगती है? जरूर, देखिए, धारा 304 बी खासतौर पर ऐसी स्थितियों के लिए बनी है जहां किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर, ध्यान दीजिएगा, 7 साल के अंदर असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है। असामान्य परिस्थितियां मतलब जैसे जलने से मौत, कोई शारीरिक चोट से मौत, या कोई भी ऐसी मौत जो स्वाभाविक या नेचुरल ना लगे, और साथ में ये भी साबित हो कि मौत से ठीक पहले उसे उसके पति या ससुराल वालों ने दहेज के लिए तंग किया था, उसके साथ क्रूरता की थी। मौत से ठीक पहले का क्या मतलब है? कितना पहले? कानून में ठीक पहले की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि उत्पीड़न और मौत के बीच एक नज़दीकी संबंध दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल पहले कुछ कहा था, हाल के दिनों में उत्पीड़न हुआ हो। तो अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो और ये साबित हो जाए कि उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था हाल में, तो 304 भी लग सकती है। बिल्कुल, और क्रूरता का मतलब सिर्फ शारीरिक मारपीट नहीं है, मानसिक प्रताड़ना भी इसमें शामिल है। अच्छा, मानसिक प्रताड़ना भी? हाँ, जैसे लगातार ताने मारना, बेइज्जत करना, धमकी देना, ये सब क्रूरता की परिभाषा में आ सकता है। और 304 बी में सजा भी बहुत सख्त है, कम से कम 7 साल की कैद, जो उम्र कैद तक भी हो सकती है। 7 साल से उम्र कैद तक? जी। तो इस केस में पति की गिरफ्तारी इसी धारा में होना ये दिखाता है कि पुलिस पहली नजर में भाई के आरोपों को गंभीर मान रही है और इसे दहेज से जुड़ी मौत मानकर जांच कर रही है। ये जानकारी वाकई बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि कानून ऐसी चीजों को कितनी गंभीरता से लेता है। अच्छा, रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि पति के अलावा जो बाकी लोग हैं, ससुर गोपाल राम, सास संतोष देवी और जिठानी सरिता, जिनके नाम शिकायत में है, उनकी भूमिका की भी जांच चल रही है। हाँ, और ये जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि दहेज प्रताड़ना के मामलों में अक्सर ऐसा होता है कि ये सिर्फ पति तक सीमित नहीं रहता। कई बार परिवार के दूसरे सदस्य भी शामिल होते हैं। हाँ, वो या तो खुद करते हैं या फिर चुप रहकर साथ देते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए हर एंगल से जांच जरूरी है। हर आरोपी की भूमिका साफ होनी चाहिए, तभी न्याय हो पाएगा। रिपोर्ट में पुलिस टीम के कुछ और नाम भी हैं, चितावा थाने के सब इंस्पेक्टर रतिराम और कुछ कांस्टेबल्स, मतलब लोकल लेवल पर भी फॉरेन एक्शन हुआ। अब सवाल यह है कि पुलिस की जो शुरुआती जांच है उसमें क्या सामने आया है? जो जांच अधिकारी हैं, डिप्टी एसपी अरविंद विशोई, उनका क्या कहना है? हाँ, ये इस मामले का एक और अहम पहलू है। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी एसपी अरविंद विशोई ने जो शुरुआती जांच की है, उसके आधार पर उनका कहना है कि पहली नजर में, यानी प्राइमा फेसी, ये मामला हत्या का नहीं लग रहा है। हत्या का नहीं तो फिर आत्महत्या? उनका शुरुआती आकलन यही है कि ये शायद आत्महत्या का मामला हो सकता है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, हाँ, पुलिस का यह भी मानना है कि ये आत्महत्या अगर है भी, तो ये सीधे तौर पर लगातार जो दहेज के लिए उत्पीड़न हो रहा था, जो प्रताड़ना हो रही थी, उसी का नतीजा है। ये बात थोड़ी मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है? एक तरफ कह रहे हैं आत्महत्या, दूसरी तरफ कह रहे हैं उत्पीड़न का नतीजा। इसका कानूनी मतलब क्या हुआ? हाँ, सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर इसके बहुत मायने हैं, खासकर धारा 304 बी के संदर्भ। ये अच्छा कैसे? जैसा हमने अभी बात की, 304 बी सिर्फ हत्या पर ही नहीं लगती, ये उन असामान्य परिस्थितियों में हुई मौत पर लगती है जहां दहेज प्रताड़ना साबित होती है। अब सोचिए, अगर लगातार उत्पीड़न और क्रूरता से ऐसी परिस्थितियां बना दी जाएं कि कोई महिला इतनी टूट जाए कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, हाँ, तो भी ये धारा 304 बी के दायरे में आ सकता है। कानून ये मानता है कि ऐसा माहौल बनाना जो किसी को आत्महत्या के लिए उकसाए या मजबूर कर दे, वो भी बहुत गंभीर अपराध है, और दहेज के केस में ये दहेज मृत्यु यानी 304 बी के तहत आ सकता है। तो मतलब पुलिस का ये कहना कि ये आत्महत्या है लेकिन उत्पीड़न का नतीजा है, ये असल में केस को कमजोर नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं, बल्कि शायद ये 304 बी के आरोप को और मजबूत कर सकता है, अगर जांच में उत्पीड़न साबित हो जाए।
अच्छा। कानूनी नजरिए से देखें तो मौत का तरीका क्या था, हत्या या आत्महत्या, ये उतना अहम नहीं है जितना ये साबित होना कि मौत और दहेज प्रताड़ना के बीच सीधा संबंध है और मौत शादी के 7 साल के अंदर हुई है। ठीक है, समझ गई। अगर जांच में ये साबित हो जाता है कि संगीता को मौत से ठीक पहले दहेज के लिए लगातार तंग किया जा रहा था और उसी वजह से उसने ये कदम उठाया, तो भी धारा 304 बी का मामला बनता है। ये आईपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना से भी जुड़ा है, पर 304 भी दहेज के मामलों के लिए एक खास और ज्यादा सख्त कानून है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि पुलिस का ये निष्कर्ष अभी सिर्फ प्रारंभिक है, शुरुआती है। बिल्कुल सही कहा। जांच अभी शुरू हुई है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उससे मौत की वजह और साफ होगी। गवाहों के बयान होंगे। हाँ, गवाहों के बयान, बाकी सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और जैसा हमने कहा, परिवार के बाकी सदस्यों की भूमिका की जांच भी चल रही है। हो सकता है आगे जांच में कुछ ऐसे नए तथ्य सामने आए जो इस शुरुआती अंदाजे को बदल दें। तो अगर हम सारी स्थिति को एक बार फिर से देखें, आरोपी पति सुभाष धारा 304 बी में गिरफ्तार है, पुलिस रिमांड पर है, मतलब पुलिस उससे और पूछताछ करेगी। जी। मृतका के भाई ने पति समेत ससुराल के 4 लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। हाँ। पुलिस की शुरुआती जांच कह रही है कि ये शायद उत्पीड़न की वजह से हुई आत्महत्या है और बाकी आरोपियों की जांच चल रही है। हाँ, रिपोर्ट के आधार पर यही मौजूदा स्थिति लग रही है। मामला अभी जाहिर है जांच और कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। तो आज हमने राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले से आई इस बेहद दुखद खबर और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश की। संगीता की मौत ने एक बार फिर दहेज प्रथा के उस भयानक चेहरे को सामने ला दिया है जो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। हाँ, आरोप बहुत गंभीर हैं। शादी के बाद से ही 5 लाख रुपए और गाड़ी की मांग, फिर लगातार प्रताड़ना, पति का मारपीट करना, धमकियां देना। और पुलिस की कार्रवाई भी अहम रही है। तुरंत जांच शुरू हुई, सीनियर ऑफिसर्स निगरानी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, पति की धारा 304 बी यानी दहेज मृत्यु के तहत गिरफ्तारी हुई है। जी, और ये भी कि शुरुआती जांच भले ही आत्महत्या की तरफ इशारा कर रही हो, पुलिस का ये मानना कि ये उत्पीड़न का नतीजा है, ये मामले की गंभीरता को कम नहीं करता, बल्कि कानून की नज़र में ये इसे और भी पेचीदा और गंभीर बना सकता है। और बाकियों की जांच तो चल ही रही है। ये पूरी घटना में सोचने पर मजबूर करती है कि ये दहेज की मांग किस तरह से जिंदगियां तबाह कर सकती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार का मामला नहीं है, ये एक सामाजिक बुराई है जिसके नतीजे इतने भयानक होते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है, ये हमारे सामाजिक मूल्यों का, हमारी सोच का, हमारी शिक्षा का सवाल है। शादी जैसी संस्था जो विश्वास, सम्मान, सुरक्षा पर आधारित होनी चाहिए, उसमें ऐसी घटनाएं तो उसकी बुनियाद ही हिला देती हैं। और आखिर में, जैसा हम हमेशा करते हैं, स्रोत सामग्री के आधार पर एक सोचने वाला बिंदु छोड़ जाते हैं। पुलिस की शुरुआती जांच कहती है आत्महत्या, उत्पीड़न के कारण। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दहेज प्रताड़ना जैसा सामाजिक और मानसिक दबाव किसी इंसान को अंदर से कितना ज्यादा तोड़ सकता है, कितना खोखला कर सकता है। बिल्कुल। हो सकता है बाहर से मौत का कारण आत्महत्या दिखे, पर क्या वो असल में उन हालातों द्वारा की गई एक किस्म की हत्या नहीं है जो शायद समाज और परिवार ने मिलकर बनाए? बहुत गहरा सवाल है। ये सवाल सिर्फ इस एक मामले का नहीं है, ये उन अनगिनत महिलाओं की शायद अनकही कहानियों का है जो इसी तरह के अनदेखे दबावों का सामना कर रही होंगी। ये वाकई गंभीर प्रश्न है और समाज को इस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। उम्मीद यही है कि इस मामले में पूरी सच्चाई सामने आए और संगीता को न्याय मिले।